कहानी एक लड़के के साथ शुरू होती है जो एक अनजान कमरे में जागता है। जैसे ही वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, उसे एक महिला नीचे उसकी ओर देखती हुई दिखती है। पहले तो उसे लगता है कि वह उसकी माँ है, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी माँ इस महिला से बहुत बूढ़ी है। उलझन महसूस करते हुए वह अपने हाथों की ओर देखता है और यह देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है कि वह अब एक बच्चा है। हालात को और भी अजीब बना देता है कि जब वह अपना स्टेटस चेक करता है, तो उसके सारे स्टैट्स लेवल एक पर लौट आए हैं और अब उसके पास नाम भी नहीं है। अचानक आर्मर पहने एक लंबा आदमी कमरे में दाखिल होता है। महिला सम्मानपूर्वक उसे किंग कहती है और वह बच्चे को देखने के लिए करीब आता है। इस आदमी को देखकर लड़का सोचता है कि क्या वह इस देश का कोई एम्परर या शासक है। कुछ ही समय बाद बच्चे को नामकरण समारोह के लिए एक प्रीस्ट के सामने लाया जाता है। समारोह के दौरान उसे नोआ नाम दिया जाता है और उसे 13वां इंपीरियल प्रिंस घोषित किया जाता है। जब नोआ तुरंत अपना स्टेटस चेक करता है, तो वह देखता है कि इंपीरियल प्रिंस उसके टाइटल में जुड़ गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह इस राष्ट्र के एम्परर का सीधा बेटा है। नामकरण समारोह पूरा होने के बाद एम्परर प्रीस्ट से पूछता है कि नोआ की अफिनिटी क्या है। प्रीस्ट जवाब देता है कि नोआ की अफिनिटी वाटर है और उसका असाइंड थीफ ऑल्मरिया होगा, जो एक ऐसा देश है जहां वाटर क्लैन के कई सदस्य रहते हैं। यह सुनकर एम्परर कुछ हद तक राहत महसूस करता है। इस बात को एक तरफ रखते हुए वह फिर प्रीस्ट से नोआ के पूरे स्टैट्स बताने के लिए कहता है। जब प्रीस्ट ऐसा करता है तो कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। नोआ के सभी स्टैट्स पहले से ही मैक्स्ड आउट हैं और उसकी वाटर एफिनिटी एसएस रैंक पर पहुंच गई है, भले ही उसका जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ था। ऐसे स्टैट्स होने का मतलब है कि वह पहले ही अवेकेंड हो चुका है और इतनी कम एज में ऐसा होना पहले कभी नहीं सुना गया। इस वजह से वहां मौजूद सभी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे एक असाधारण टैलेंट के गवाह हैं। इसी समय नोआ को एहसास होता है कि उसे एक नया जीवन मिला है और वह एक नोबल के रूप में रीइंकार्नेटेड हुआ है। जिस एम्पायर में वह अब रहता है, उसे मेयर्स एम्पायर के नाम से जाना जाता है। यह वॉरियर्स का एक शक्तिशाली राष्ट्र है जो एक ऊबड़-खाबड़ माउंटेन रेंज के बीच बसा हुआ है। इसकी कैपिटल एक खुले मैदान में स्थित है और एम्पायर वर्तमान में एक गोल्डन एज का आनंद ले रहा है, जहां वेल्थ से और भी वेल्थ पैदा होती रहती है, जिससे एक समृद्ध और वाइब्रेंट कल्चर पनप रहा है। इस देश का एम्परर 10 से अधिक बेटों का पिता है, जिनमें से सभी इंपीरियल प्रिंसेस के नाम से जाने जाते हैं। इन प्रिंसेस को लोग बहुत पसंद करते हैं और एम्पायर में सबसे प्रतिष्ठित नोबल्स माना जाता है। नोआ के रिनकार्नेशन के 6 साल बाद उसे अपनी एबिलिटीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का एहसास होता है। दूसरों को उसके स्टैट्स अविश्वसनीय रूप से उच्च इंडिविजुअल वैल्यूज के रूप में दिखते हैं, लेकिन असल में वे संख्याएं केवल इसलिए अधिक हैं क्योंकि उन्हें उसके सबॉर्डिनेट्स द्वारा बूस्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए उसकी एस रैंक वाटर स्किल पूरी तरह से आलमारिया से आती है, जो थीफ उसे जन्म के समय दिया गया था, जबकि उसके कई अन्य स्टैट बोनसेस उन मेड्स से आते हैं जो उसकी सेवा करती हैं। दूसरे शब्दों में, नोआ जितना अधिक सबॉर्डिनेट्स रखता है, उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाता है। इसके अलावा उसे यह भी शक होने लगता है कि उसके लेवल की कोई अपर लिमिट नहीं है और वह लगातार अनिश्चित काल तक बढ़ता रह सकता है। एक बार जब मेड्स उसे कपड़े पहनाना खत्म कर देती हैं, तो वे उसे नीचे भेज देती हैं। उसके जाने के बाद मेड्स आपस में बात करती हैं और मानती हैं कि वह कितना रिमार्केबल है। आमतौर पर उसकी एज के लड़के शरारत से भरे होते हैं और लगातार परेशानी पैदा करते रहते हैं, लेकिन नोआ अलग है। वह शांत, संयमित और अपनी एज के हिसाब से असामान्य रूप से मैच्योर है। एवलिन, जो सुंदर मेड हॉस्पिटैलिटी में माहिर है, नोआ के पास आती है जब वह लंच कर रहा होता है और घोषणा करती है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों उससे मिलने आए हैं। वह आगे कहती है कि उन्होंने कहा है कि वह उनसे मिलने जाने से पहले अपना भोजन आराम से पूरा कर सकता है। हालांकि नोआ अच्छी तरह जानता है कि क्राउन प्रिंस कौन है और समझता है कि वह ऐसे स्टेटस वाले किसी व्यक्ति को इंतजार नहीं करा सकता। वह तुरंत मेड से उसे उनके पास ले जाने के लिए कहता है। नोआ अपने बड़े भाइयों एल्बर्ट, जो क्राउन प्रिंस है, और हेनरी, जो फोर्थ प्रिंस है, का अभिवादन करने जाता है। विनम्र अभिवादन के आदान प्रदान के बाद एल्बर्ट नोआ को बताता है कि वे वास्तव में उसे एक गिफ्ट देने आए हैं। उसी समय एक डरा हुआ सर्वेंट कमरे में एक सोर्ड केस ले आता है। उसमें से एक डार्क और अशुभ ऑरा धीरे धीरे बाहर निकलती है, जिससे हवा में टेंशन भर जाती है। इसे नीचे रखने के बाद एल्बर्ट सर्वेंट को केस खोलने का आदेश देता है। जैसे ही यह खुलता है, नोआ को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि उसे सोल्जर्स की चीखें सुनाई देने लगती हैं, जो एल्बर्ट से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे। आवाजें हताश और फियर से भरी लगती हैं और नोआ तुरंत बता सकता है कि उसने जो सुना वह कोई हेलुसिनेशन नहीं था। एल्बर्ट फिर नोआ से स्वॉर्ड उठाने के लिए कहता है, हालांकि नोआ सच में ऐसा नहीं चाहता। उसे एहसास होता है कि यह क्राउन प्रिंस की ओर से एक गिफ्ट है, इसलिए इसे मना करना कोई ऑप्शन नहीं है।
नोआ सावधानी से सोर्ड उठाता है और जब शुरुआत में ये थोड़ा हैवी लगता है तो वह जल्द ही खुद को स्थिर कर लेता है और अपना बैलेंस बना लेता है। ये सब हो जाने के बाद एल्बर्ट बताता है कि इस सोर्ड को लेवायथन के नाम से जाना जाता है। ये एक वाटर एलिमेंट सोर्ड है जिसे पूरे एम्पायर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड माना जाता है। लगभग 120 लोग इसे मास्टर करने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। हेनरी यह सुनकर नोआ को थोड़ा नर्वस देखकर उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह बताता है कि जिस किसी को भी सोर्ड चलाने के लिए नहीं बनाया गया है, वह इसे उठाने की कोशिश करते ही इसके कर्स से किल हो जाता है। यह तथ्य कि नोआ बिना कुछ हुए इसे उठा पाया, यह केवल साबित करता है कि वह कम से कम कुछ हद तक इसके वर्दी है। एल्बर्ट फिर नोआ की पीठ थपथपाता है और कमरे से बाहर चला जाता है, यह कहते हुए कि यह एक वैल्यूएबल डेमोन्स्ट्रेशन था। जैसे ही एल्बर्ट जाता है, नोआ को विश्वास नहीं होता कि यह कमीना उसे पूरे समय किसी ऐसी चीज से टेस्ट कर रहा था जिससे वह आसानी से किल हो सकता था। हालांकि वह उन विचारों को अपने तक ही रखने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह ऐसी कोई बात जोर से कहते हुए पकड़ा जाता तो वह वहीं के वहीं मर जाता। जैसे ही प्रिंसेस दूर जाते हैं, हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या लिवियाथन को नोआ के पास छोड़ना वास्तव में एक्शन का सबसे अच्छा कोर्स था, खासकर जब सोर्ड बहुत एक्सपेंसिव था। एल्बर्ट जवाब देता है कि सोर्ड नोआ जैसे ब्रिलियंट व्यक्ति के हाथों में कहीं अधिक बेहतर है। इसके अलावा वह कहता है कि यह ठीक इसलिए है क्योंकि नोआ इतना ब्रिलियंट है कि उसे यह एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता है कि अपने ही पेट द्वारा काटे जाने पर कैसा महसूस होता है। बाद में उस रात नोआ देखता है कि उसकी मेट जोई किसी बात को लेकर असामान्य रूप से असहज लग रही है। वह उससे पूछता है कि क्या गलत है, लेकिन जोए उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान नहीं करना चाहती और उससे कहती है कि वह इसके बारे में चिंता न करे। नोआ जोर देता है और कुछ हिचकिचाहट के बाद जोए आखिरकार अपनी बात बताती है। वह उसे बताती है कि वह कुछ समय की छुट्टी लेना चाहेगी क्योंकि उसके होम टाउन में हाल ही में बाढ़ आ गई थी और जिस फार्म में वह पली बढ़ी थी वह पूरी तरह से बह गया था। वह फार्म उसकी माँ की इनकम का एकमात्र सोर्स था। इसलिए जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने पर विचार कर रही थी, क्योंकि लोगों ने उसे बताया था कि वह इंपीरियल प्रिंस की सेवा करने वाली किसी व्यक्ति के रूप में बहुत हाई प्राइस पर खुद को बेच सकती है। नोआ तुरंत उसे बताता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसके बजाय वह उसकी मां को मैंशन में गेट्स खोलने के प्रभारी व्यक्ति के रूप में नौकरी देने की पेशकश करता है और उसे अच्छी पे देने का वादा करता है। जोए यह बताने की कोशिश करती है कि वह उस पोजीशन के लिए जो सैलरी दे रहा है वह सामान्य रूप से दी जाने वाली सैलरी से कहीं अधिक है। नोआ फिर जोड़ता है कि मैंशन के पास एक अप्रयुक्त घर भी है ताकि जोई और उसकी मां वहां एक साथ रह सकें। यह सुनकर जोई आंसुओं में टूट जाती है और नोआ को उसकी काइंडनेस और जेनरोसिटी के लिए बार बार धन्यवाद देती है। हालांकि अंदर ही अंदर नोआ जानता है कि वह यह सब केवल गुडविल के कारण नहीं कर रहा है। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाला एक पूर्व सर्वेंट 13वें इंपीरियल प्रिंस के नाम पर धब्बा लगा देगा। जोई उसकी सर्वेंट है और इस नाते वह जीवन भर उसकी सेवा करेगी। काइंडनेस के इस अप्रत्याशित एक्ट के बाद वह कभी भी उस लॉयल्टी को धोखा नहीं देगी। उसके बाद वह बटलर डिलन को बुलाता है और उसे बताता है कि जोए के होम टाउन में भी एक डिजास्टर के कारण बाढ़ आ गई थी। उस सिचुएशन के कारण वह डिलन से वहां जाकर डॉसो में जितना संभव हो उतनी लैंड खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि बैंडिट्स अंततः वहां पहुंचेंगे ताकि शहर की कमजोरी और केओस का फायदा उठा सकें। वह लैंड को सुरक्षित और हासिल करना चाहता है, इससे पहले कि ऐसा हो और चीजें और खराब हो जाएं। डिलन इस ऑर्डर से हैरान है, क्योंकि नोआ अभी बहुत यंग होने के बावजूद वह ऐसी सिचुएशन को संभाल पा रहा है जिसका उसने पहले कभी व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस नहीं किया है, इतनी तेज फोरसाइट और केयरफुल थिंकिंग के साथ। असल में इस तरह की चीज नोआ के पिछले जीवन में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बेशक वह इस तथ्य के बारे में किसी को नहीं बता सकता। इसीलिए वह शांत रहने और कुछ न कहने का फैसला करता है। डिलन मानता है कि यह एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लैंड खरीदने के लिए आवश्यक मनी कैसे मिलेगा, क्योंकि उतनी लैंड खरीदने में कई 100 रीन से कम खर्च नहीं होंगे, जो इस एम्पायर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। नोआ को एहसास होता है कि उसने उस हिस्से पर ठीक से विचार नहीं किया था। तो कुछ देर सोचने के बाद वह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उन्हें कैपिटल सिटी के दक्षिण में अपनी स्वामित्व वाली लैंड बेचनी होगी। डिलन सवाल करता है कि क्या यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि वह लैंड एक गिफ्ट थी जो किंग ने खुद नोआ को व्यक्तिगत रूप से दी थी और उसे बिना परमिशन के बेचना एक गंभीर क्राइम भी माना जा सकता है। हालांकि नोआ डिलन से किंग के रिप्रोच या गुस्से के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वह उस डिसीजन के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस व्यक्तिगत रूप से भुगतेगा।
नोआ कहता है कि नोबल होने का यही मतलब है, सैक्रिफाइस करना, ताकि दूसरे लोगों का जीवन आसान और सेफर बन सके। डिलन उन शब्दों के पीछे का मतलब समझता है और ऐसा डिसीजन लेने के लिए नोआ को धन्यवाद देता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह जोए के होम टाउन से है। इसलिए वह अपने दिल की गहराइयों से बहुत आभारी महसूस करता है। अगले दिन नोआ ने फंड्स को लिक्विडेट कर दिया है और जितनी संभव हो उतनी लैंड खरीदने के लिए तैयार हो रहा है। वह अब व्यक्तिगत रूप से जाकर उसका इंस्पेक्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन तभी उसे अपने भाई हेनरी से एक अप्रत्याशित विजिट मिलता है। हेनरी देखता है कि नोआ अपने साथ लवायथन सोर्ड ले जा रहा है और तुरंत पूछता है कि यह किस बारे में है। नोआ बताता है कि उसे कुछ समय पहले इसमें से कुछ पावर आती हुई महसूस हुई थी, लेकिन तब से कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, तो वह डाव में रहते हुए इसे टेस्ट करने की योजना बना रहा है। इसे छोड़ते हुए हेनरी नोआ को बताता है कि लेविएथन सोर्ड की अपनी एक मर्जी है। जाहिर है, यह सिर्फ उसी एक इंसान की बात मानती है जिसे यह अपना असली मालिक मानती है। यह बात पता चलते ही हीरो नोआ तुरंत समझ जाता है कि उसे किसी भी तरह इस सोर्ड की पहचान हासिल करनी होगी। लेविएथन सोर्ड मूल रूप से अभी एक पागल कुत्ते की तरह है और इसे शांत करने के लिए किसी मजबूत इंसान की जरूरत है। हेनरी नोआ को बताता है कि वह सोर्ड को अपने साथ ले जा सकता है अगर उसे वाकई चाहिए, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक सही समय ना हो, नहीं तो यह उसे किल भी कर सकती है। यह चेतावनी देने के बाद हेनरी बस मुड़ता है और चला जाता है। इसके तुरंत बाद वे डोसो पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाढ़ ने पूरे इलाके को एक वीरान बंजर भूमि में बदल दिया है। तबाही को देखकर वे मान लेते हैं कि उनके घरों के बर्बाद होने के साथ साथ उनके जमीन के कागजात भी बाढ़ में बह गए हैं, जिसका मतलब है कि उनकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार खो गई है। इसके बजाय डायलन और जो यह देखकर हैरान है कि एक बच्चा यह सब इतनी जल्दी कैसे समझ सकता है, हीरो नोआ उन्हें शांति से बताता है कि यह बस एक सामान्य लॉजिक है। इसके बाद हीरो नोआ और जो जमीन का सर्वे करना शुरू करते हैं इकट्ठे होते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि साम्राज्य के रसोइये ग्रामीणों के एक समूह में खाना बांट रहे हैं। हीरो नोआ खाने का एक कटोरा लेता है और तुरंत समझ जाता है कि यह बहुत खराब है और इसका स्वाद भी कुछ हद तक बिगड़ा हुआ है। गांव वालों में से एक हीरो नोआ की बात सुन लेता है और उसे बताता है कि वे शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहली जगह इतना खाना मिल रहा है। यह भी उनकी किस्मत है। हीरो नोआ को यकीन नहीं होता कि साम्राज्य आपदा के दौरान अपने लोगों को ऐसा घटिया खाना परोस रहा होगा। तभी अचानक स्थानीय सरकार का अधिकारी लॉर्ड गार्ल निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचता है। गार्ल अच्छी तरह जानता है कि जो खाना ग्रामीणों को दिया जा रहा है वह खराब है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह खुद उसे नहीं खा रहा है। हीरो नोआ ये सब और नहीं देख पाता, इसलिए वह गार्ल का सामना करता है और उस पर खाने के राशन के लिए मिले पैसे का गबन करने का आरोप लगाता है। हीरो नोआ कहता है कि खाना उपलब्ध कराने के बजाय गार्ल पैसे चुरा रहा है और ग्रामीणों को घटिया खाना परोस रहा है। गार्ल इसे बिल्कुल भी नहीं नकारता। वह खुले तौर पर स्वीकार करता है कि जो लोग खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं उन्हें पहले खाने का अधिकार है और वह और उसके आदमी इस बात पर हंसते हैं। हीरो नोआ को बहुत गुस्सा आता है। वह गार्ल को उसके अपराधों के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन गार्ल को एक बच्चे का उससे ऐसे बात करना पसंद नहीं आता। वह अपनी सोर्ड निकालता है और हीरो नोआ पर अटैक करने की तैयारी करता है। उसी समय लिवियथन सोर्ड अपने बक्से से अपने आप बाहर निकलती है और हीरो नोआ के बगल में मंडराने लगती है। सोर्ड हीरो नोआ का परीक्षण करना शुरू करती है, ये देखने के लिए कि क्या वह योग्य है। अपनी पावर को उसके शरीर में डालती है। हीरो नोआ के शरीर के कुछ हिस्से काले पड़ने लगते हैं, जैसे कि सोर्ड के श्राप से वह भस्म होने वाला हो। जैसे ही लगता है कि वह हारने वाला है, हीरो नोआ को एड्रेनालाइन और इच्छा शक्ति का एक तेज प्रवाह महसूस होता है। वह लेवायथन को साबित करता है कि वह इसकी पावर को सहन कर सकता है और एक छोटे से संघर्ष के बाद सोर्ड पूरी तरह से उसके अधीन हो जाती है। गुस्से में गार्ल हीरो नोआ को किल करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हीरो नोआ पहले स्ट्राइक करता है और लेवायथन का उपयोग करके गार्ल का सिर साफ साफ काट देता है। उसके आदमी अपने नेता को किल देखकर भड़क जाते हैं। वे भी हीरो नोआ पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। उन्हें डराने के लिए हीरो नोआ लेवायथन से जमीन पर स्ट्राइक करता है। अटैक इतना गहरा गड्ढा छोड़ जाता है कि उसका तल भी दिखाई नहीं देता। हीरो नोआ खुद सोर्ड की जबरदस्त पावर से हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद डोसो को सौंपा गया रात का कप्तान रोवन आता है और दृश्य देखकर दंग रह जाता है। जब वह पहचानता है हीरो नोआ को 13वें शाही राजकुमार के रूप में पहचानते ही वह तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। दूसरे लोग उलझन में हैं जब तक रोवन हीरो नोआ की पहचान की घोषणा नहीं करता, जिससे वहां मौजूद हर कोई डर और सम्मान में झुक जाता है। हीरो नोआ बताता है कि कैसे गार्ल और उसके आदमी ग्रामीणों से चोरी कर रहे थे, इसलिए गार्ल को फांसी दी गई। वह रोवन को आदेश देता है कि बचे हुए भ्रष्ट अधिकारियों को उचित दंड मिले। हीरो नोआ यह भी आदेश देता है कि भोजन वितरण ठीक से फिर से शुरू किया जाए ताकि ग्रामीण ठीक से खा सकें।
अत्यधिक खुश होकर ग्रामीण हीरो नोआ की उन्हें बचाने के लिए प्रशंसा करते हैं। इसी बीच अल्बर्ट को एक रिपोर्ट मिलती है कि हीरो नोआ ने लेवायथन स्वॉर्ड को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है। वह मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि हीरो नोआ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा उपयोगी हो सकता है। बाद में हीरो नोआ अपने पिता से मिलता है। उसे उम्मीद थी कि उसे मिली हुई जमीन बेचने के लिए सजा मिलेगी। इसके बजाय सम्राट उसे धन्यवाद देता है, ये बताते हुए कि हीरो नोआ के कार्यों ने डाकुओं को बाढ़ का फायदा उठाने से रोका। सम्राट इस बात से भी खुश है कि हीरो नोआ ने लेवियथन में महारत हासिल कर ली है। जब हीरो नोआ के स्टैट्स की दोबारा जांच की जाती है, तो उसकी पानी की स्किल कई अधीनस्थों को हासिल करने में मदद करने के कारण 3 रैंक बढ़ गई है। गहरे प्रभावित होकर सम्राट हीरो नोआ से साम्राज्य के लिए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग जारी रखने के लिए कहता है और हीरो नोआ सहमत हो जाता है। अगले दिन हीरो नोआ एक छोटे स्थानीय डिनर की ओर बढ़ता है जो रेड स्ट्रीट पर स्थित है। वहां एक लोकप्रिय स्ट्रीट सिंगर की तलाश में जो अक्सर वहां प्रदर्शन करती है। डिनर में प्रवेश करने के बाद उसे एक खाली सीट मिलती है और वह बैठ जाता है। शांति से जगह का अवलोकन करता है। उसके कुछ देर बाद ही एक गुलाबी बालों वाली लड़की आगे बढ़ती है और ग्राहकों के सामने प्रदर्शन करना शुरू करती है। जैसे जैसे वह गाती रहती है, हीरो नोआ को उसके बारे में पहले सुनी अफवाहें याद आती हैं और उसे याद आता है कि उसका नाम एलिचे है। जैसे ही हीरो नोआ ध्यान से सुनता है, उसे लगता है कि उसकी आवाज खुद में बिल्कुल भी खराब नहीं है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से बता सकता है कि उसकी गायन तकनीक में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। फिर भी उसे यह साफ पता चलता है कि वह बहुत गंभीरता से गाती है और हर धुन में सच्ची मेहनत लगाती है। वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं गा रही है। वह अपनी प्रतिभा के माध्यम से सुधार करने और जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रही है। अचानक डिनर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है जब 3 बदतमीज दिखने वाले आदमी कमरे में घुस आते हैं। वे जोर से चिल्लाने लगते हैं और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। आदमी एलीचे पर चिल्लाते हैं, यह जानने की मांग करते हुए कि वह गाने में समय क्यों बर्बाद कर रही है, बजाय एक बेहतर तरीका खोजने के अपने माता पिता के उनके ऊपर बकाया कर्ज को चुकाने का। ये सुनकर एलीचे डर के मारे पीछे हट जाती है, क्योंकि आदमी उसे घेर लेते हैं। कांपती आवाज में वह उन्हें बताती है कि उसके पास अभी तक कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन वह जोर देती है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है। आदमी एक महिला के लिए कर्ज चुकाने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका पर चर्चा करने लगते हैं। डिनर के अंदर के लोग केवल सदमे और घृणा से देख सकते हैं, इसे रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ। इससे पहले कि स्थिति और खराब हो, हीरो नोआ अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वह शांति से आदमियों की ओर चलता है और उन्हें याद दिलाता है कि शाही कानून के खिलाफ है कि किसी बच्चे को अपने माता पिता के कर्ज की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जाए। आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं और मान लेते हैं कि वह सिर्फ एक बिगड़ा हुआ और नासमझ बच्चा है। उनमें से एक हीरो नोआ को कमीज से पकड़ता है और उस पर अटैक करने की तैयारी करता है। जवाब में हीरो नोआ तुरंत अपनी लेवायथन सोर्ड की पावर का उपयोग करके पलटवार करता है। जबरदस्त बल कमरे में मौजूद सभी को सदमे में डाल देता है। हीरो नोआ के पास मौजूद भयावह ताकत को देखकर वे 3 आदमी घबरा जाते हैं और तुरंत डिनर से भाग जाते हैं। इससे पहले कि चीजें और आगे बढ़ें, वे भाग जाते हैं। एक बार खतरा टल जाने पर हीरो नोआ एलिचे की ओर मुड़ता है और उसे धीरे से बात करता है। वह उससे पूछता है कि उसे हर महीने गुजारा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, और वह बताती है कि उसके खर्चों का एक बड़ा हिस्सा उसकी मां के चिकित्सा उपचार में चला जाता है। यह सुनकर हीरो नोआ उसे बताता है कि अब से वह उसे हर महीने 25 रियान का भुगतान करेगा, ताकि वह पूरी तरह से अपने गायन पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके अलावा वह वादा करता है कि जैसे जैसे उसकी स्किल्स में सुधार होगा, वह उसका वेतन बढ़ाएगा, उसे बिना किसी डर के अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एलिचे हीरो नोआ को तहे दिल से धन्यवाद देती है और उसे बताती है कि वह वाकई उसकी मदद की सराहना करती है। वह उससे वादा करती है कि वह उसे निराश नहीं करेगी और अपने गायन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। उसी शाम बाद में हीरो नोआ घर लौटता है तो देखता है कि वही 3 आदमी जिनसे वह डिनर में भिड़ा था, महल के दरवाजे के सामने घुटनों पर बैठे हैं। वे अपना सिर झुकाकर पहले की अपनी हरकतों के लिए माफी मांग रहे हैं। हीरो नोआ एक पल के लिए उन्हें देखता है और तुरंत समझ जाता है कि उन्हें आखिरकार पता चल गया है कि वह असली में कौन है। उनसे मिलने के बजाय वह शांति से नौकरानियों को उन्हें भगा देने के लिए कहता है, यह समझाते हुए कि राजकुमार ऐसा कोई नहीं है जिससे वे जब चाहें तब मिल सकें, उन्हें अच्छा लगे। उसके कुछ ही समय बाद हीरो नोआ का बड़ा भाई हेनरी अंदर आता है और हीरो नोआ के फैसले से सहमत होता है। वह स्वीकार करता है कि उनसे मिलने से मना करना सही चुनाव था, क्योंकि ऐसे लोगों को इतनी आसानी से शाही परिवार को देखने देना शाही परिवार के मूल्य और अधिकार
और राजकुमार की स्थिति को कम कर देगा। हीरो नोआ फिर हेनरी को अंदर ले जाता है और समझाता है कि उसका फैसला केवल शाही परिवार की गरिमा की रक्षा के बारे में नहीं था। वह बताता है कि डिनर में क्या हुआ था और कहता है कि अगर वह व्यक्तिगत रूप से उन आदमियों को संबोधित करता तो वे यह मानना जारी रखते कि वह उनसे गुस्सा था। वह डर शायद उन्हें एलिचे से दूर रखेगा, जो बिल्कुल वही है जो हीरो नोआ चाहता है। हेनरी सोचने के इस तरीके से ईमानदारी से प्रभावित होता है। हीरो नोआ की कम उम्र के बावजूद वह कई कदम आगे सोचने में सक्षम था। हेनरी स्वीकार करता है कि संगीत उसके भाई, जो हीरो नोआ की उम्र के हैं, इतना आगे नहीं सोचते, जिससे वह और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। विषय बदलते हुए हेनरी फिर हीरो नोआ से लेवियथन सोर्ड के बारे में पूछता है और क्या उसे वश में करने की अफवाहें सच हैं। हीरो नोआ पुष्टि करता है कि यह सच है और कहता है कि यह केवल हेनरी द्वारा पहले दी गई सलाह के कारण ही संभव हो पाया। ये साबित करने के लिए इसे साबित करने के लिए हीरो नोआ लेवायथन सोर्ड को ठीक अपने सामने प्रकट करके दिखाता है, जैसे कि वह अचानक हवा से निकल आई हो। हेनरी जो देखता है उससे पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे कभी पता भी नहीं था कि लेवायथन सोर्ड ऐसा कुछ करने में सक्षम थी। हीरो नोआ बताता है कि सोर्ड वास्तव में कहीं से भी प्रकट नहीं हुई थी। इसके बजाय वह उसकी आस्तीन के नीचे छिपी हुई थी और आदेश पर आकार में फैल गई, क्योंकि सोर्ड की अपनी एक मर्जी है। यह वही थी जिसने उसे वह तकनीक करना सिखाई। हेनरी स्वीकार करता है कि उसे कभी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज संभव थी, और वह हीरो नोआ की इसे खोजने के लिए प्रशंसा करता है। बाद में महल के बाहर पहले वाले वही 3 आदमी अभी भी हीरो नोआ के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनमें से एक उसे देखता है, वह आदमी तुरंत अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो नोआ जल्दी से अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा रिलीज करता है। इससे वह आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है और माफी मांगता है। भ्रमित होकर हेनरी हीरो नोआ से पूछता है कि उसने अब भी क्या किया, और हीरो नोआ बताता है कि उसने बस अपनी सोर्ड की पावर का उपयोग करके उन्हें डराया था। उसी शाम बाद में हीरो नोआ को एक शाही दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है और हॉल में चलता है, वहां मौजूद हर कोई उसकी तालियां बजाना शुरू कर देता है। एक लॉर्ड जो उसके पास खड़ा था, जिसका नाम रेडॉक था, नोटिस करता है कि नोआ अपनी कमर पर कुछ लेकर चल रहा है। नोआ इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि यह लिवायथन सोर्ड है, जो उसे खुद क्राउन प्रिंस ने तोहफे में दी थी। जैसे ही सब यह सुनते हैं, पूरा कमरा म्यूजिक हैरानी में हाँफ उठता है। वे लिवायथन को एक राष्ट्रीय खजाने के रूप में पहचानते हैं, जिसके बारे में अफवाह है कि इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। मेहमानों में से एक को लगता है कि यह सोर्ड या तो नकली है या सिर्फ एक रेप्लिका है। उन्हें गलत साबित करने के लिए नोआ सोर्ड की पावर का एक छोटा सा हिस्सा रिलीज करता है। मेहमान तुरंत डर से सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उससे निकलने वाली जबरदस्त फोर्स महसूस होती है। एक बार जब नोआ सोर्ड को उसकी पावर रिलीज करने से रोक देता है, तो मेहमानों के पास सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वे हैरान और बहुत प्रभावित होते हैं कि नोआ जैसा युवा व्यक्ति असली लिवायथन सोर्ड को कंट्रोल कर सकता है। इवेंट के बाकी समय के लिए कई नोबल्स एक के बाद एक लाइन में लगने लगते हैं, सिर्फ नोआ से अपना परिचय करवाने के लिए। उनमें से हर कोई उसका शिष्टाचार से अभिवादन करता है और बताता है कि उसकी उपस्थिति में खड़े होकर वे कितना सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नोआ हर परिचय को शांत भाव से सुनता है और विनम्र तथा सम्मानजनक तरीके से जवाब देता है, तरीके से बात करता है। कुछ देर बाद लाइन में अगले लोग आगे आते हैं और वे ब्रायन एलन ब्रायन कंपनी के हेड अपनी बेटी सिंडी के साथ होते हैं। नोआ उन दोनों को ध्यान से देखता है और एक पल के लिए देखने के बाद वह कुछ चौंकाने वाला अनुमान लगाने में सक्षम होता है। उसे एहसास होता है कि सिंडी ब्रायन की सगी बेटी नहीं है, बल्कि उसकी गोद ली हुई बेटी है। इतना ही नहीं, नोआ यह भी बता सकता है कि सिंडी पहले एक स्लेव थी। वह इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसकी आंखों में एक सतर्क और खोजी नजर है, एक ऐसी नजर जो उसे पता है कि उन लोगों में अनोखी होती है जो कभी स्लेव्स के रूप में रहते थे और लगातार अपने आसपास पर नजर रखते थे। ब्रायन हैरान है कि नोआ सिर्फ उसे देखकर यह सब कैसे पता लगा पाया। वह नोआ के सामने घुटने टेकता है और स्वीकार करता है कि यह सच है। वह बताता है कि उसने शुरू में सिंडी को एक स्लेव के रूप में खरीदा था, लेकिन यह देखने के बाद कि वह कितनी जल्दी सीखती थी और कितनी बुद्धिमान थी, उसने उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का फैसला किया। यह सुनकर नोआ सच में खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसी कहानियां सुनना सच में पसंद है जहां किसी का जीवन बेहतर के लिए बदल गया हो। नोआ मुस्कुराता है और ब्रायन और सिंडी को भविष्य में कभी अपनी मैंशन में आने के लिए इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि वह सिंडी की कहानी के बारे में और सुनना पसंद करेगा। मैंशन में कभी आने को इनवाइट करता है, यह कहते हुए कि वह सिंडी की कहानी के बारे में और सुनना पसंद करेगा। ब्रायन सम्मानपूर्वक सहमत होता है और कहता है कि यह उसका सौभाग्य होगा कि वह आए
उसके बाद ब्रायन और सिंडी दोनों विनम्रता से इवेंट से विदा लेते हैं। अगले दिन नोआ शहर में एक आरामदायक सैर कर रहा होता है जब वह अचानक अपने भाई ऑस्कर से मिलता है, जो किंगडम का 8वां प्रिंस है। थोड़ी देर नोआ से बात करने के बाद ऑस्कर उसे एक ट्रेजर हंट पर एक साथ जाने के लिए इनवाइट करता है, यह कहते हुए कि उस दिन उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। नोआ सहमत होता है और वे दोनों तुरंत कोबाल्ट स्ट्रीट की ओर बढ़ते हैं। नोआ कोबाल्ट स्ट्रीट पर पहले कभी नहीं गया था, लेकिन उसने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी थीं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे एम्पायर की एंटीक्स वहां मिल सकती है। हालांकि ऑस्कर बताता है कि वह एरिया नकली चीजों से भरे होने के लिए भी मशहूर है। इसी वजह से नकली चीजों के बीच असली ट्रेजर ढूंढना एक बुनियादी स्किल माना जाता है जो हर नोबल के पास होनी चाहिए। दोनों दिन का ज्यादातर समय दुकानों और स्टॉलों में खोज करते हुए बिताते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी खास नहीं मिलता। आखिरकार ऑस्कर सुझाव देता है कि उन्हें बस दिन खत्म कर देना चाहिए और वापस लौटना चाहिए। जाने से ठीक पहले नोआ एक बुक को नोटिस करता है जो उसकी रुचि जगाती है, इसलिए वह उसे खरीदने का फैसला करता है। ऑस्कार खरीदी गई बुक को करीब से देखता है और अचानक हैरानी में जम जाता है। उसे एहसास होता है कि वह बुक असल में एंड्रिया की ग्रिमवार है, जो लेजेंडरी सॉर्सरर थी। ऑस्कर को यकीन है कि यह असली चीज है, नकली नहीं। अगर यह सच है तो अंदर क्या लिखा है, उसके आधार पर बुक की कीमत 1000 रेन तक हो सकती है। ऑस्कर नोआ से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि बुक असली थी, लेकिन सच में नोआ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। नोआ ने इसे खरीदने का एकमात्र कारण यह था कि जैसे ही उसने बुक को छुआ, उसके विन स्टैट में एक प्लस जुड़ गया। उस अजीब रिएक्शन ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि बुक शायद खास हो सकती है। अचानक नोआ को एक आइडिया आता है। वह लिवायथन सोर्ड निकालता है और धीरे धीरे उसकी कुछ एनर्जी ग्रिमवार में डालना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद नोआ बुक पर से कंट्रोल खो देता है। यह उसके हाथों से फिसल जाती है, जमीन पर गिर जाती है और अपने आप एक स्पेल पेज पर खुल जाती है। इससे कुछ अनपेक्षित ट्रिगर होता है, जिससे फॉरबिडन टोम और उसके अंदर सील की गई सॉर्सरर की सोल उनके ठीक सामने मटीरियलाइज हो जाती है। ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो गई है और नोआ को जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए चिल्लाता है। सिचुएशन कितनी डेंजरस हो गई है और नोआ को जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए चिल्लाता है। भागने के बजाय नोआ शांति से लेवायथन सोर्ड उठाता है और एक ही शक्तिशाली स्लैश के साथ तुरंत वार करता है। वह सॉर्सरर की सोल पर स्ट्राइक करता है और उसे पूरी तरह से अपने दम पर खत्म कर देता है। एनिमी के आखिरकार डिफीट होने के बाद नोआ अपनी स्टेटस स्क्रीन की ओर देखता है और नोटिस करता है कि उसकी विंड स्किल ने एक एसएस रैंक हासिल कर लिया है। यह देखकर वह थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वह इस पर ज्यादा देर तक नहीं सोचता। वह तुरंत पलटता है और ऑस्कर को चेक करने जाता है। ऑस्कर पूरी तरह से हैरान है और मुश्किल से यकीन कर पा रहा है कि उसने अभी क्या देखा। वह सोचता रहता है कि नोआ इतनी जल्दी इतना निर्णायक मूव कैसे कर पाया, और उससे भी ज्यादा यह कि वह इतने कम समय में इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। इससे पहले कि ऑस्कर जो हुआ उसे पूरी तरह से समझ पाता, एक मर्चेंट आगे बढ़ता है और उनके सामने घुटने टेकता है। वह व्यक्ति खुद को एलन के रूप में पेश करता है, जो पास की एक एंटीक शॉप का ओनर है। एलन बताता है कि नोआ के अविश्वसनीय कारनामे को देखने के बाद उसे उन्हें एक आर्टिफैक्ट दिखाने के लिए मजबूर महसूस होता है, जिसे वह एक सच्चा ट्रेजर मानता है। वह सम्मानपूर्वक उनसे अपनी शॉप में उसके पीछे आने के लिए कहता है। एक बार अंदर पहुंचने पर एलन एक अजीब और रेयर रिंग दिखाता है। वह बताता है कि रिंग के बारे में अफवाह है कि यह अपना असली रूप तभी दिखाती है जब इसका असली ओनर सामने आता है। उसके अनुसार कई लोगों ने अतीत में इसे पहनने की कोशिश की है, लेकिन इसने कभी उनमें से किसी पर भी रिएक्शन नहीं किया। यह सुनकर नोआ को लगता है कि रिंग शायद बस एक बेकार जंक का टुकड़ा है। हालांकि एलन तुरंत असहमत होता है और कहता है कि उसे यह नकली होने पर शक है। वह बताता है कि उसने रिंग को कई बार बेचने और छुटकारा पाने की कोशिश की है, फिर भी किसी तरह यह हमेशा उसकी शॉप पर वापस आ जाती है। बिना किसी स्पष्टीकरण के उसके इन्वेंट्री में फिर से दिखाई देती है। उत्सुक होकर नोआ रिंग को पहनने का फैसला करता है। जैसे ही वह इसे अपनी उंगली में डालता है, उसे एक अपरिचित आवाज सीधे उससे बात करती हुई सुनाई देती है, यह कहते हुए कि यह ट्रिपल की रेरिटी का है और यह उसे अपने नए ओनर के रूप में पहचानता है। ठीक उसके बाद रिंग रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ये एक अजीब लाइट छोड़ती है और बदलना शुरू कर देती है। नोआ के शरीर के चारों ओर लिपट जाती है और उसके चारों ओर एक टॉप टियर आर्मर का सेट बनाती है। यह देखकर ऑस्कर और एलन दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि नोआ रिंग का असली ओनर है। नोआ एलन को बताता है कि वह रिंग ले लेगा और पेमेंट बाद में भिजवा देगा। इससे पहले कि एलन जवाब दे पाता, ऑस्कर बीच में आता है और नोआ से कहता है कि वह इसके पेमेंट की चिंता न करे।
वह कहता है कि वह खुद पेमेंट संभालेगा और नोआ से रिंग को एक गिफ्ट मानने के लिए कहता है। यह तय होने के बाद नोआ रिंग स्वीकार करता है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर नोआ को छोड़ता है और उसे विदा करता है। जैसे ही नोआ अंदर जाने वाला होता है, डाइनर का खुरदुरा आदमी अचानक उसकी ओर दौड़ता है और सोर्ड से उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि अटैक लग पाता, रिंग आदमी के शत्रुतापूर्ण इरादे को भांप लेती है और तुरंत एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है, जिससे स्ट्राइक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। कैरेज ड्राइवर तेजी से रिएक्ट करता है और अटैकर को जमीन पर गिरा देता है, उसे रिस्ट्रेंड कर देता है। ऑस्कर पूरा सीन देखता है और प्रभावित होता है कि नोआ रिंग की प्रोटेक्शन का इतनी स्वाभाविक और सहज रूप से उपयोग कर पाया। यह देखकर कि यह कितनी आसानी से एक्टिवेट हुई, उसे एहसास होता है कि नोआ ने पहले ही इसकी पावर में महारत हासिल करना शुरू कर दिया है। बाद में उस रात नोआ अलीची को गाते हुए देखने के लिए डाइनर पर लौटता है। जब वह परफॉर्म कर रही होती है तो दो ड्रंक आदमी अचानक स्टेज पर कूद जाते हैं और उसके ऊपर लड़ने लगते हैं। नोआ लगभग तुरंत उनके सामने आता है और इंटरवेंशन करता है। वह लेवायथन सोर्ड का उपयोग करके उन पर स्ट्राइक करता है, जिससे दोनों आदमी डाइनर से बाहर उड़ जाते हैं और सिर्फ अपने अंडरवेयर में भाग जाते हैं। चीजें शांत होने के बाद नोआ डाइनर के ओनर से बात करता है और उसे कहता है कि ऐसे लोगों को अब एस्टैब्लिशमेंट में घुसने न दे। ओनर आह भरता है और बताता है कि दुर्भाग्य से ऐसे ड्रंकर्ड लोग ही उसके बिजनेस को चलाते हैं। नोआ समझता है कि उसका क्या मतलब है, इसलिए वह तुरंत एक डिसीजन लेता है और पूरे बिजनेस को 1000 रैंड में खरीदने की पेशकश करता है। ओनर हैरान है लेकिन बहुत आभारी है और ऑफर स्वीकार करता है। उसके बाद अलिची नोआ के पास आती है और उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि वह उसके लिए किए गए हर काम का बदला कैसे चुका पाएगी। नोआ धीरे से उसे बताता है कि उसे उसे बिल्कुल भी चुकाने की जरूरत नहीं है। वह बस इतना पूछता है कि वह गाती रहे, क्योंकि वह उसकी पोटेंशियल देखता है और चाहता है कि वह अपना जीवन अपने म्यूजिक को समर्पित करे। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अलीची सहमत होती है। नोआ फिर अपनी सियाट पर लौटता है और बाकी रात चुपचाप एल्ची की एंजेलिक आवाज सुनता है, क्योंकि ये डाइनर को भर देती है। ये दूसरा एपिसोड था। अगला हिस्सा न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो